गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, राइट? चलिए, फिजिक्स तो अब उसको विराम दिया जाए और थोड़ी केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। लेकिन केमिस्ट्री में अब टिपिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। फिजिक्स में तो फिर भी थोड़ी सी फिजिक्स पढ़नी थी, लेकिन अगर आप परीक्षा को देखेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत सवाल नहीं आते। केमिस्ट्री के सवाल सारे वही होते हैं जो करंट से रिलेटेड, कुछ केमिकल वगैरह अगर न्यूज में आ गए तो वो आ जाएंगे। जैसे कि आज के डेट में एक केमिकल बहुत यूज में है, एस्पार्टेम, कृत्रिम मधुरक, जिसपे कैंसर के कारक होने का इल्जाम लगा है। तो ऐसे केमिकल्स को ही ध्यान में रखना है ना? खैर, तो हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, राइट। और आगे चल के यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री बन जाएगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक, है ना? जिसमें हम परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे और उसके सारे संदर्भों की बात करेंगे। लेकिन कहानी बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, और इस बात को जानते हुए कि आपको ये सब कुछ आता है ना? तो अभी फिलहाल आगे के 10 मिनट में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं जो आपको नहीं आता है। लेकिन कई बार होता है ना, टीचर की अपनी तसल्ली होती है कि हमने बता दिया है। तो उसमें से जब बेसिक साइंस पढ़ाई जाती है वो अपने तसल्ली के लिए, जैसे पूरी बायोलॉजी तसल्ली के लिए पढ़ाया, आपको सब कुछ आता ही था, अब तो आता है। हाँ, तो ठीक है। तो कुछ पार्ट तो आते ही है ना, ठीक है। पढ़ लिख के यहां तक पहुंचे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में ज्ञान है। लेकिन टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस बात का पता लगा पाना कि क्लास का ज्ञान कहां तक है। तो वो जीरो से ही शुरू करता है ना? ठीक भी है, थोड़ी देर तक बोरियत होगी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एटम की करेंगे। और एक छोटी सी बात है, एटम, हम सब जानते हैं एटम क्या है, और एटम में बस दो तीन बातें समझनी है। एक तो एटम एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम एक साथ एक नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो हम इसको न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, राइट? न्यूक्लियॉन्स। और ये क्या है? ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन है ही। अब जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं उसमें दो बात है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और यही तीनों मिलकर फंडामेंटल पार्टिकल बना देते हैं। लेकिन जो हमें ध्यान रखनी है बात वो ये है कि किसी भी एटम के अंदर दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। एक वो गुण जिससे हम रूबरू हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक गुण, है ना? रासायनिक गुण, राइट। और दूसरा एक गुण है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय गुण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण रासायनिक गुण, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके अंदर विद्यमान इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो जब भी किसी रासायनिक गुण की बात है तो क्या है मामला? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भागीदार हो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात एकदम क्लियर याद रहे कि जब इलेक्ट्रॉन की बात हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी, किसी भी पदार्थ का रासायनिक गुण
उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं उसके उस स्तर पे। और जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की ही भागीदारी होती है। और न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन से दो चीजें निकलती हैं, नाभिकीय गुण, तो यहां पे एक और बात आ गई, नाभिकीय गुण, या फिर एक और बात आ गई, नाभिकीय अभिक्रिया। तो अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की हैं, रासायनिक और नाभिकीय। हम रासायनिक को छोड़ देंगे अभी फिलहाल तो, और ऐसी बात नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया आपको आती नहीं, आपने कई सारे पढ़े भी हैं, लेकिन हमारा फोकस अब किस पे है, नाभिकीय गुण और नाभिकीय अभिक्रिया पर। यानी अभिक्रिया दो प्रकार के हैं। अगर अभिक्रिया में न्यूक्लियॉन्स भाग लें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग लें, तो उसको हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। और न्यूक्लियॉन्स के कारण ही किसी भी तत्व के नाभिकीय गुण होते हैं। क्या होते हैं नाभिकीय गुण, हम उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते ही रहते हैं कि रासायनिक गुणों का कारक वही है, और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन शरीक होता है। इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, बॉन्ड्स बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, ना तो बॉन्ड टूटते हैं नहीं तो बनते हैं। टूटना का मतलब इलेक्ट्रॉन का अलग होना, और बॉन्ड बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन का साथ आना, शेयर होना, यही सब कहानी है ना। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारा फोकस फिलहाल जो है वो इस पॉइंट पे होगा, न्यूक्लियॉन्स पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, है ना। फिर एक छोटी सी बात आती है फंडामेंटल पार्टिकल की। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब कि मौलिक कण, जो किसी भी एलिमेंट में, तत्व में, एटम में होते ही है तो बहुत सारे, लेकिन तीन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भी बेसिक बातें हैं, उसमें भी कोई खास मतलब नहीं है। तो दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण। और मौलिक कण बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें इनकी, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1। और आवेश की बात करें तो आवेश, इस पे क्या होगा, नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, 0। तो ये बात भी जानते ही हैं आप, है ना। ये भी रिकॉल करने की बात है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि द्रव्यमान वाली बात, मास वाली बात सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में है, इलेक्ट्रॉन में मास नहीं है, रिलेटिव मास नहीं है, सापेक्षिक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 0 है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 और 1 है, तो कह सकते हैं कि किसी भी एटम का कुल द्रव्यमान उसके नाभिक में है। कारण यह है कि बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही चक्कर काट रहा है, तो किसी भी एटम का कुल द्रव्यमान, टोटल मास कहां पे निहित है, उसके केंद्रक में। अब बाहर चाहे जितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटे, क्या फर्क पड़ता है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उसका कुल द्रव्यमान, उसका कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है, उसका कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है। फिर लिखिए, आप एक और बात गौर करेंगे कि किसी भी एटम के अंदर आप पाएंगे कि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर हो, तो एटम के ऊपर कुल इलेक्ट्रिकल चार्ज, आवेश 0 हो जाएगा। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। हालांकि वो इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, उसको हम आयनिक स्टेट कहते हैं, लेकिन सामान्य दशा में किसी भी एटम या तत्व के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। तो एक और पॉइंट लिखिए, किसी परमाणु के कुल आवेश का मान 0 होता है, किसी परमाणु के कुल आवेश का मान 0 होता है। और कारण लिख लीजिएगा, P इज इक्वल टू E, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है, इसमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए, अब किसी तत्व को जब लिखते हैं, जैसे मान लो कार्बन हमें लिखना है, तो कार्बन 12 और 6 लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो वो भी रिकॉल कर रहे हैं हम लोग
कि जब 12 लिख रहे हैं, ऊपर वाली संख्या लिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। दिस इज मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और वो n प्लस पी होता है। वो क्या है? n प्लस पी। तो जितने न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन, यानी जिसके पास भी द्रव्यमान है, उनको गिन लीजिए और जोड़ दीजिए, तो वो ऊपर वाली राशि हो जाएगी, जिसको मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। नीचे वाली राशि को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी तत्व कौन सा है, क्या है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो कार्बन ही है, चाहे किसी रूप में, चाहे वो डायमंड हो तब, चाहे वो ग्रेफाइट हो तब, चाहे कोयला हो तब, चाहे वो ग्राफीन हो तब, चाहे वो सीएनटी हो तब, वो कार्बन है। लेकिन अगर प्रोटॉन की संख्या 6 से बढ़ के 7 हो जाए तो वो कार्बन नहीं है, फिर नाइट्रोजन है। 8 हो जाए तो फिर वो ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से हम प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व के पहचान का कारक बनता है, तो वो भी हम जानते हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी, कोई भी संख्या आ जाए, तो वी नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। यानी इसमें हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6, न्यूट्रॉन की संख्या है 12 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 6। और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 6, है कि नहीं। या फिर कोई कह दिया कि चलो भाई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, और दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो यूरेनियम 23892। तो क्या फर्क पड़ता है? हमें पता तो है ही यूरेनियम 23892 में क्या है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 92, और 92 है इसलिए यूरेनियम है। यूरेनियम 92 ही होगा, 93 नहीं हो सकता, 94 नहीं हो सकता, 91 भी नहीं हो सकता। बाकी ऊपर की संख्या बदलती रहे, फर्क नहीं पड़ता। नीचे की संख्या, परमाणु क्रमांक, वो जो है वही रहेगा, है ना। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? 238 माइनस 92, जो भी आया, और फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कितनी? 92, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो ये कहानी आपको क्लियर पता होनी चाहिए। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात खत्म हो गई। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातों पे आते हैं। हम जब नाभिकीय स्तर पे चीजों को पढ़ते हैं ना, तो 2-3 टर्म आते हैं हमारे सामने। जैसे एक टर्म आता है आइसोटोप, फिर आइसोटोप ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन आइसोटोप जब आता है तो साथ ही साथ आइसो वाले और भी वर्ड आ जाते हैं, आइसोबार, आइसोटोन्स, है ना। तो मेनली तो हमें आइसोटोप्स ही पढ़ने हैं, आगे आइसोटोप्स की ही बात होगी, लेकिन हम इसको भी देख लेंगे एक बार कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। तो पहला टॉपिक लिखिए, आइसोटोप। आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक। और आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसा तत्व हो जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो, तो लिखिए एक पॉइंट पहले, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो, जिनके परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या असमान हो। द्रव्यमान संख्या असमान हो, है ना। या दूसरा एक और पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम समझते हैं इसको। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या असमान हो। न्यूट्रॉन की संख्या असमान हो। दोनों ही डेफिनेशन ठीक है, और दोनों के बारे में कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। जैसे C12 6, C13 6 और C14 6। 6 हैं तो सब कार्बन है, लेकिन ऊपर की संख्या जो मास नंबर है वो सबके अलग अलग है। तो दीज आर कार्बन आइसोटोप्स। क्या कहेंगे इसको? कार्बन आइसोटोप्स। सबसे कॉमन कार्बन C12 है, लेकिन C13 C14 भी होता ही है इसी धरती पे। कार्बन 14 डेटिंग का नाम सुना होगा आपने।
तो कार्बन 14 समस्थानिक से आयु अंकन करते हैं, रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहते हैं, पढ़ेंगे उसको भी। तो C12, C13, C14 हम इस नाम से, इसके ऊपर वाली संख्या से हम इसको संबोधित करते हैं, ये मानते हुए कि C का मतलब कार्बन है, और कार्बन है तो नीचे का परमाणु क्रमांक 6 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही साथ एक आइसोटोप जिसके अलग स्थान है, और वो आइसोटोप है H11, H21 और H31। अलग स्थान इसलिए है क्योंकि ये एक ही मात्र ऐसा आइसोटोप है जिसके हर एक आइसोटोप के अलग अलग नाम है। जाहिर सी बात है, ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। तो आप कहें तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। तो इस नाम से भी जाना जाता है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी। तो एकमात्र आइसोटोप जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, प्रोटियम का मतलब सबसे कॉमन हाइड्रोजन H1, ड्यूट्रियम का मतलब H2, और ट्राइटियम का मतलब, ट्राई मतलब 3 होता है, H3। और आप देख सकते हैं कि इन सब में प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। न्यूट्रॉन इसमें 6 है, न्यूट्रॉन इसमें 7 है, न्यूट्रॉन इसमें 8 है। यहां पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है ही नहीं न्यूट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, यहां प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम और भी आइसोटोप्स देखेंगे। अब बताइए कि इनके भौतिक गुण एक होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। कारण है कि द्रव्यमान अलग अलग है। द्रव्यमान कहां पढ़ा था? भौतिकी में पढ़ा था। तो जब भी आइसोटोप्स की बात करेंगे तो एक ही तत्व के विभिन्न आइसोटोप के भौतिक गुण अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि उनका द्रव्यमान, एक भौतिक राशि द्रव्यमान जिसको हम देख पा रहे हैं, वो अलग है। और रासायनिक गुण एक होंगे, अलग अलग होंगे? सेम होंगे। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निर्धारित होगी? प्रोटॉन की संख्या से। तो आइसोटोप के रासायनिक गुण सेम होते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया ये करेगा तो कहीं कोई अंतर पता नहीं चलेगा कि C12 है या 13 है, लेकिन हम भार के स्तर पे, द्रव्यमान के स्तर पे देखेंगे तो अंतर पैदा होगा। तो आइसोटोप के भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। लिखिए एक और पॉइंट, आइसोटोप्स के समस्थानिकों के भौतिक गुण असमान, भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। कोई दिक्कत? राइट। अब इनको समस्थानिक क्यों कहते हैं? इसके पीछे की कहानी यह है कि जब पीरियोडिक टेबल बना, आपको पता होगा कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाया। सबसे पहले जो मान्य पीरियोडिक टेबल के रूप में आया वो मेंडलीफ थे। हालांकि उसके पहले कई पीरियोडिक टेबल आए। पीरियोडिक टेबल क्या है? तत्वों का वर्गीकरण किया गया उनके कॉमन गुणों के आधार पर। मेंडलीफ ने इस ट्रेंड को पहचाना और उसने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की सबसे जो कमी थी, अच्छी पीरियोडिक टेबल थी, चला बहुत दिनों तक, लेकिन उसकी कमी यह थी कि उन्होंने तत्वों को मास नंबर के हिसाब से सजाया था। जिसकी मास नंबर सबसे कम उसको पहले नंबर पे रखा, फिर दूसरे तीसरे बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। अब क्या है ना कि मास नंबर के क्रम में सजाओगे तो 12 नंबर पे किसको रखोगे? कार्बन को। और 14 पे किसको रखोगे? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन क्या होता है? 14। तो 14 पे नाइट्रोजन आएगा, तो फिर ये कहां जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो ये भी तो 14 है। अगर आपने मास नंबर के हिसाब से सजाया तो भारी दिक्कत तो यह है कि चलो आपने कार्बन 12 को जगह तो दे दी, लेकिन 14 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? नाइट्रोजन। और उसी नाइट्रोजन के साथ कौन मैच कर रहा है मास के स्तर पे? कार्बन 14। तो वहां दिक्कत आ गई। तो मेंडलीफ ने बड़ी कन्वीनियंटली, बड़ी सुविधाजनक तरीके से समस्थानिकों को इग्नोर कर दिया और कहा कि समस्थानिक को अपवाद मान लेते हैं। बाद में मेंडलीफ से बेहतर काम किया किसने? मोसले ने। और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल आई, जादोनिक आवर्त सारणी, जिसको हम और आप पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या किया कि तत्वों को एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया। कार्बन को 6ठे नंबर पे रखा। अब कार्बन अगर 6ठे नंबर पे है तो किस नंबर? इसके कारण है, तो 6ठे नंबर पे ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसी के लिए कहा जाएगा समस्थानिक, यानी पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर आने वाले किसी तत्व के विभिन्न रूप। बात समझ में आ रही है?
तो समस्थानिक का मतलब क्या है, एक स्थान और उसी में सारे आइसोटोप्स भी आ गए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कई गुण हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उसका एक गुण ये भी है कि इसमें समस्थानिकों को भी प्रॉपर जगह मिल गई। अगर मान लीजिए यूरेनियम के 4 समस्थानिक हैं, तो यूरेनियम के चारों समस्थानिक 92 पर है, क्योंकि हमने सजाया कैसे, परमाणु क्रमांक के हिसाब से है। तो यह बात ध्यान रखनी है। एनीवे, इसी के साथ एक चीज और आ जाती है, और वह है समभारिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स, समभारिक। अब ये सब बातें जबरदस्ती की हैं, चूंकि आइसो शब्द वाला एक आइसोटोप पढ़ लिया, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कभी यूपीएससी प्रश्न बनाए तो सारे आइसो को मिला के बना दे, है ना। और ये उल्टा वाला मामला है। इसमें कहा गया कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग हों लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम हो। तो लिखिए, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या असमान हो, जिनके परमाणु संख्या असमान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या समान हो। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आप नीचे वाला लिखेंगे, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। तो आप देखो, ये 18, ये 19, ये 20, लेकिन ऊपर वाला 40 40 40। तो इनकी जो मास नंबर है सबका सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तत्व ही अलग अलग है। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख लें ताकि समझ में आए बात। तो मास नंबर एक, एटॉमिक नंबर अलग अलग, क्योंकि तत्व अलग अलग। हाँ जी, नाइट्रोजन को हाँ कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। तो आप चाहें तो C14 और N14 को भी शामिल कर सकते हैं, कई सारे एग्जांपल है। एनीवे, अब इसके रासायनिक और भौतिक गुण कैसे होंगे। तो रासायनिक गुण तो बेशक क्या होंगे, असमान होंगे। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, और सबसे बड़ी बात है तत्व ही अलग अलग है। आर्गन इनर्ट है, सोडियम और सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम बहुत एक्टिव है। भौतिक गुण कैसे होंगे, भौतिक गुण भी असमान होंगे। द्रव्यमान संख्या समान होने से सारे भौतिक गुण समान थोड़े हो जाते हैं। द्रव्यमान संख्या तो एक भौतिक राशि है। आप देखो, आर्गन गैस है और बाकी सब क्या है, ठोस है। तो भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन है। तो इसके न तो रासायनिक गुण मिलेंगे न भौतिक गुण मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना इस बात से कि द्रव्यमान एक है तो भौतिक गुण अलग हो जाएंगे। क्या द्रव्यमान एकमात्र भौतिक राशि है या और भी भौतिक राशियां हैं, और भी है। तो इसलिए भौतिक रूप से ये समान बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी दो तत्व भौतिक रूप से समान क्यों होगा भाई, कुछ तो अंतर होगा। तो लिखिए, इनके रासायनिक और भौतिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं, तत्व ही अलग है। इनके रासायनिक और भौतिक गुण दोनों असमान होते हैं। इनके रासायनिक और भौतिक गुण दोनों असमान होते हैं, राइट। तो ये एक बात याद रखनी है। फिर एक तीसरी बात आती है आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसको। अब ये भी जो है मामला, मान के चलिए कि दिस इज कोई खास मतलब नहीं है, बट आइसो वर्ड लगा हुआ है, जिसमें कहा गया कि ऐसे तत्व जिनके सब कुछ अलग अलग हो, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन इक्वल हो। तो लिख सकते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या असमान हो, असमान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो।
इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, कोई खास मतलब नहीं है, बस यह है कि मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन समस्थानिक है, कार्बन 14। अब इस पूरे में आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, तो ये सारे क्या हो गए? सम न्यूट्रॉनिक। तो लास्ट के जो दो पढ़े उसका कोई खास मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही है। आइसो वर्ड लगा है तो आइसोटोप्स के साथ हमने इसको थोड़ा देख लिया। तो आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 15 7 और कार्बन 14 6, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ये प्रॉपर पता है आपको। लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो किस बात की है? आइसोटोप्स की, समस्थानिकों की। हम उसकी बात करेंगे आगे। तो हमारा बेसिक अब कंप्लीट हो गया, यानी इतना हमने जान लिया, थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी थी उसको हमने ठीक कर लिया, कि अब हम आगे से न्यूक्लियर रिएक्शन को ठीक से पढ़ पाए, है ना। तो हर चीज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हमने पूरी कर ली। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। चलिए, तो सबसे पहले तो ये खबर होनी चाहिए ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बीच में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन? तो हम उसी चीज को पहले पढ़ेंगे और उसको अंतर के आधार पर ही पढ़ेंगे। एक तरफ लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ हमें बढ़ना है, केमिकल को छोड़ना है, लेकिन फिर भी हम अंतर के स्तर पे दोनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं एक कॉमन केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए, और वो रिएक्शन है HCl प्लस NaOH दैट गिव्स NaCl प्लस H2। बहुत कॉमन रिएक्शन है, एसिड बेस मिलता है, सॉल्ट बनता है, उदासीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम इसको। छोड़ दीजिए रिएक्शन कैसा है क्या है, रहने दीजिए, बस जो है वो आपके सामने है। और मैं आपके सामने एक न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिखता हूं ताकि आप समझ पाए। हाइड्रोजन 2 1 प्लस हाइड्रोजन 3 1, यानी ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, और ये रिएक्ट किया तो बनाया हीलियम 4 2, साथ में एक न्यूट्रॉन निकला और साथ में एनर्जी निकली, है ना। और ये जो है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब इधर वाला केमिकल क्यों, इधर वाला न्यूक्लियर क्यों, कैसे पता चले? देख के पता चल सकता है क्या? कोई व्यक्ति बता सकता है कि क्या आधार हो सकता है किसी न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन को पहचानने का, अगर लिखा हुआ हो कहीं तो, है ना। आप कह सकते हैं एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी यहां भी निकल सकता है भाई दिवे। कई सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, जो ऊष्मीय अभिक्रियाएं होती है, जिस परखनली में आप करते हैं परखनली गर्म हो जाती है। विस्फोट जो होते हैं, केमिकल एक्सप्लोजन, जिसको आप TNT RDX कहते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन ही। आग का जलना, पेट्रोल का जलना, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन ही। तो एनर्जी वहां भी निकल सकती है। तो एनर्जी वाली बात जो है वो यहां भी हम डाल सकते हैं। तो फिर कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन इट? हाँ जी, हाँ, ठीक है। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ना, तो नया तत्व बनेगा, न्यू एलिमेंट विल फॉर्म। सबसे सरल पहचान है। हमने रिएक्टेंट के रूप में क्या लिया था? हाइड्रोजन। मिला क्या हमें? हीलियम। यहां पे कोई नया तत्व बन रहा है क्या? कोई भी ऐसा तत्व जो इधर नहीं था और इधर आ गया हो? इधर हाइड्रोजन था, उधर भी हाइड्रोजन था, इधर सोडियम, उधर भी सोडियम, इधर ऑक्सीजन, उधर भी ऑक्सीजन, उधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन। यहां पे क्या बनेगा? नए यौगिक बनेंगे, न्यू कंपाउंड विल फॉर्म, बट द एलिमेंट विल रिमेन सेम। यहां पे क्या होगा? न्यू एलिमेंट विल फॉर्म। तो आज के बाद से कहीं भी कोई रिएक्शन लिखा हो, उसमें अगर आप ये मिला ले कि इधर तत्व कुछ और है और उधर जाने के बाद तत्व बदल गया, कुछ और तत्व बन गया, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। वो नाभिक यानी प्रोटॉन के स्तर पे होने वाला बदलाव है। सोचिए, तत्व बदला होगा, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या कम या ज्यादा हुई होगी, और प्रोटॉन होता कहां है? नाभिक में। तो इसका मतलब नाभिक में क्रिया हुई, और उसी को क्या कहेंगे आप? नाभिकीय अभिक्रिया। तो पहचानने के कई तरीके हैं, लेकिन लिखे हुए को पहचानने का एक सिंपल तरीका है, और वो है कि न्यू एलिमेंट विल फॉर्म। लेकिन अगर हम सारी पहचान की बात करें तो क्या होगा? इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की भूमिका होगी।
लेकिन दिख तो नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन की भूमिका है, मान के चलते हैं। इसमें किसकी भूमिका होगी? नाभिक कणों की भूमिका होगी। तो एक एक करके लिखिए। पहला पॉइंट फर्स्ट, और लिखिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की भूमिका होगी। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की भूमिका होगी। ओनली इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट। और इधर लिखिए इसमें नाभिक कणों की भूमिका होगी, N+P की भूमिका होगी। नाभिक कणों की भूमिका होगी, N+P की भूमिका होगी, राइट। इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होगी, हमने पढ़ा भी था शुरू में ही। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन में लिखिए नए यौगिकों का निर्माण होगा, तत्व वही रहेंगे। नए यौगिकों का निर्माण होगा, तत्व वही रहेंगे। तत्व वही रहेंगे। और लिखिए इधर नए तत्वों का निर्माण होगा। नए तत्वों का निर्माण होगा, राइट। एक और चीज होगी कि इसमें रेडियोधर्मी विकिरण जैसी कोई चीज नहीं होगी। अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन नहीं होगा, वहां पे होगा। तो लिखिए यहां पे एक और पॉइंट कि इसमें रेडियोधर्मी विकिरण अल्फा बीटा गामा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रेडियोधर्मी विकिरण अल्फा बीटा गामा नहीं होगा। और इसमें लिखिए रेडियोधर्मी विकिरण अल्फा बीटा गामा होगा। रेडियोधर्मी विकिरण अल्फा बीटा गामा होगा, है ना। तो द्रव्यमान वाली बात तो बहुत क्लियर है, सॉरी द्रव्यमान कह रहा हूं, नए तत्व वाली बात बहुत क्लियर है कि नया तत्व मिला तो वो न्यूक्लियर। लेकिन एक और बात है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने लेवोजियर का नाम सुना होगा, है ना। तो फ्रांस का बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल आदमी, फिलोसोफर और साइंटिस्ट सब कुछ थे वो। उन्होंने एक थ्योरी दी थी और थ्योरी था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है, यानी कि जितना आप अभिकारक लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, कुल मिला के, मान लो कुल मिला के ये 5 kg है, तो कुल मिला के ये सारा कितना होगा? 5 kg होगा। ना 1 डिग्री बढ़ेगा ना 1 डिग्री घटेगा, कुल मिला के वो 5 kg होगा। उसी तौर पे एक सवाल आता है कि अगर लोहे में जंग लग जाए तो लोहे का भार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि लोहा सिर्फ अकेला था और जंग लगा तो ऑक्सीजन भी मिल गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से लोहा लोहा नहीं था, लोहा प्लस ऑक्सीजन है, तो जंग लगा हुआ लोहे का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है, यहां पे तो हम देख रहे हैं HCl और NaOH हमने ही रखा है दोनों को। तो अगर दोनों मिला के अगर ये 5 kg है तो ये भी दोनों मिला के कितना होगा? 5 kg होगा। ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। लेकिन ये वाले नियम इस पे लागू नहीं होंगे। यहां पे अगर हमने इन दोनों को मिला के 5 kg लिया तो दिस वोंट बी 5 kg, ये 5 kg नहीं होगा। हो सकता है कि ये 5 kg हो, मान लीजिए कि ये दोनों मिला के 5 kg हो, लेकिन ये जो है ना टोटल मिला के कितना होगा? 4.99 kg। सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ 0.1 kg, है ना। तो 0.1 kg गया कहां, या 0.01 kg कहां गया? तो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट कन्वर्ट्स इनटू एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो मास गायब हो गया उसी को हम कहते हैं लुप्त द्रव्यमान, मास डिफेक्ट, है ना। क्या कहते हैं उसको? लॉस्ट मास, लुप्त द्रव्यमान या मास डिफेक्ट। आइंस्टाइन ने इसी चीज को कहा था और कहा था कि जो मास गायब हुआ, कितना मास गायब हुआ? 0.01 kg मास गायब हो गया। इसी को उन्होंने कहा डेल्टा एम। क्या कहा इसको? डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट। इसी को हम कहेंगे लुप्त द्रव्यमान, लुप्त द्रव्यमान। और आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी और कहा, इस बात को थ्योरेटिकली समझाया कि E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, डेल्टा MC स्क्वायर। लोगों ने कहा कि भाई इतनी ऊर्जा कहां से आएगी, ये बहुत ऊर्जा है। तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा, मास जो गायब होगा वो ऊर्जा में बदल जाएगा। आइंस्टाइन ने पहली बात इस बात को कहा
कि जो ये मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी जो है वो मास में भी बदल सकता है। तो मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। तो किसी भी एटम बॉम्ब में, किसी भी हाइड्रोजन बॉम्ब में जो इतनी ऊर्जा आती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? मास डिफेक्ट है। यहां पे बॉन्ड्स टूटने के चलते एनर्जी निकल रही है, यहां पे एनर्जी अगर निकल रही है, अगर यहां उष्मा आ रही है, अगर ये एनर्जी की बात करें तो दैट इज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। वो एटम ने एनर्जी छोड़ा है, तो इसकी मात्रा उतनी नहीं होगी जितना कि उधर हम देख पा रहे हैं। हो सकती है बहुत होगी, बम की तरफ फटेगा ये भी, लेकिन एक एटम बॉम्ब की तुलना किसी भी अन्य साधारण बॉम्ब से तो नहीं की जा सकती, है कि नहीं? तो एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके पीछे रीजन क्या है? मास डिफेक्ट है। तो ये एक दूसरा बड़ा अंतर है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के दौरान संरक्षित होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ मास। लेकिन किसी भी नाभ की अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान का क्षय होता है, जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं। और उसी क्षय वाले द्रव्यमान का स्वरूप हम किस रूप में देखते हैं? ऊर्जा के रूप में। तो एक पॉइंट लिखिए, इधर लिखिए न्यूक्लियर में, कि इसमें कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। केमिकल में इसमें कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है और सामान्य स्तर की ऊर्जा प्राप्ति हो सकती है। सामान्य स्तर की ऊर्जा प्राप्ति हो सकती है। सामान्य स्तर की ऊर्जा प्राप्ति हो सकती है। कोई दिक्कत? और इधर लिखिए, इसमें द्रव्यमान लुप्त होता है। इसमें द्रव्यमान लुप्त होता है, जिसे द्रव्यमान क्षय या मास डिफेक्ट या डेल्टा एम कहते हैं। जिसे द्रव्यमान क्षय, मास डिफेक्ट या डेल्टा एम कहते हैं। द्रव्यमान क्षय, मास डिफेक्ट या डेल्टा एम कहते हैं, जो E इज इक्वल टू डेल्टा एम से स्क्वायर के सिद्धांत पर, जो E इज इक्वल टू डेल्टा एम से स्क्वायर के सिद्धांत पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है। राइट? तो अब तो क्लियर है ना, कि कोई पूछे कि भाई इतनी एनर्जी कहां से आई, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम से स्क्वायर। हमें इस बात को बस समझना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी इसके का साथ कैसे रिलेट हो पा रहा है। आइंस्टाइन का नाम क्यों है? क्योंकि पहला व्यक्ति जो इस बात को समझाया कि मैटर कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट बैक इनटू मैटर। इससे पहले यह अवधारणा थी कि मैटर एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं। इस धरती पे कुछ मैटर है, पदार्थ है, और कुछ एनर्जी है। आइंस्टाइन के पहले तक यह समझदारी हो गई थी कि यूनिवर्स में दो ही चीज एग्जिस्ट करती है, मैटर प्लस एनर्जी। लेकिन आइंस्टाइन ने इस बात को समझाया कि मैटर एनर्जी इंटरचेंजेबल है, दोनों के बीच में पारस्परिक बदलाव हो सकते हैं। और एक छोटी सी बात जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके और बाकी सारे चीजों को सुलझाने लगा। क्योंकि हम सब पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग, महाविस्फोट से। तो मैटर कहां से आया? तो बिग बैंग का मतलब क्या था? एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी। और एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी से क्या पैदा हो गया? सम ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो मैटर में बदल गया। और फिर हम अभी देख रहे हैं कि उसी मैटर को अगर हम देखें तो वो एनर्जी में बदल सकता है। बदल ही रहा होगा। जितने भी तारे हैं, जितने भी सूर्य हैं, सूर्य तो हमारे एक ही हैं, तारे जितने हैं, उन सब में क्या हो रहा है? मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। तो पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं और हमारे सौर मंडल का सूर्य है जो जीवन को बनाए रख रहा है, उसमें नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, जिसमें वो वाली रिएक्शन चल रही है। हाइड्रोजन वहां पे जुड़ रहे हैं और हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी से थोड़ा मास डिफेक्ट हो रहा है, और उसी मास डिफेक्ट के चलते सूर्य जो है आग का धधकता हुआ गोला है, कहते हैं हम। हालांकि कहना सही नहीं है, बट फिर भी कह देते हैं। और उसी की रोशनी हम तक पहुंचती है, जिससे जीवन सतत रूप से चल पा रहा है। तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में ये कहानी है। यूनिवर्स चार चीजों से मिलकर बना है। मैटर, और मैटर दो प्रकार के,
मैटर और एंटी मैटर, और एनर्जी और डार्क एनर्जी, है कि नहीं? तो एंटी मैटर का मतलब वो मैटर का वह स्वरूप जो हमारे दृष्टि से परे है, दिखता नहीं है, और एनर्जी का वह स्वरूप जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, वो डार्क एनर्जी है कि नहीं? तो डार्क और एंटी का मतलब ये हो गया कि जिसको हम अभी तक सिर्फ महसूस करते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, हम महसूस जरूर कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो कहानी है, आगे उस पर भी चर्चा होगी। तो अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि जो एनर्जी पैदा हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी जो आ रही है, उसके पीछे का कारक क्या है? तो डिफेक्ट इन मास, द्रव्यमान में क्षय। आज से कोई भी पूछे, आप बता दीजिए कि एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी पैदा होने के पीछे रीजन है डेल्टा एम, और फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। सी क्या है इसमें? सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी स्क्वायर है तो 9 इंटू 10⁻16 हो गया ना। तो सोचिए 0.01 केजी डेल्टा एम की वैल्यू है, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से होगा? वो 9 इंटू 10⁻16 से होगा। तो सोचिए कि छोटी सी जो द्रव्यमान क्षय है, वो कितनी बड़ी ऊर्जा का मात्रा लेके आएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किससे? 9 इंटू 10⁻16 से, वो 10⁻16 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10⁻16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि हम 15-20 केजी प्लूटोनियम डाल के अगर एटम बम बना दे, और 15-20 केजी प्लूटोनियम के अंदर हम इस तरह के मास डिफेक्ट पैदा कर दें, तो मुश्किल से 1 आध ग्राम का मामला होगा जो मास डिफेक्ट में जाएगा। लेकिन उस 1 आध ग्राम को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 10⁻16 से, और जो टोटल एनर्जी आएगी वो 5-7 किलोमीटर के एरिया को तबाह करने के लिए पर्याप्त होगा उसी समय। मतलब 5-7 किलोमीटर का एरिया, तो मतलब उसी समय वेपराइज हो जाएगा। अगर 12 पे गिर गया तो फिर मान के चलो कि पूरा नॉर्थ दिल्ली का ये वाला एरिया, नेहरू विहार से लेके और गांधी विहार, मुखर्जी नगर, परमानंद, मैंने अपना एरिया जितना है सब साफ, कमला नगर तक, वजीराबाद से लेके कमला नगर तक पूरा मामला साफ, यमुना उस पार से लेके और इधर तक साफ। यहां पे क्या होगा? वेपराइजेशन होगी, मतलब दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, गिरते ही वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, तापमान इतनी होगी। उसके बाद वाले को दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि वो रेडिएशन से मरेगा, है ना। और कम से कम नहीं तो 20-30 किलोमीटर के एरिया को ये तबाह करेगा। तो एक बम काफी है दिल्ली को तबाह करने के लिए। हिरोशिमा नागासाकी एक एक बम का ही मामला था, और पाकिस्तान ने सॉरी पाकिस्तान कह रहा हूं, जब भी घुटने टेकने की बात आती है ना, पाकिस्तान ही याद आता है। जापान ने घुटने टेक दिए, है कि नहीं? और अमेरिकन सुप्रीमेसी लागू हो गई पूरे वर्ल्ड में, अभी तक चल रही है। तो एटम बड़ा खतरनाक मामला है, हम उस चीज को भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे एक पॉइंट और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार। तो 2 प्रकार हैं, आप सब जानते हैं। एक है जिसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। तो फ्यूजन एंड फ्यूजन हम दोनों को बड़े ही सरल रूप से पढ़ेंगे ताकि हम अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकें। विखंडन का मतलब यह है, ध्यान से देखिए, कि किसी बड़े नाभिक के ऊपर, बड़ा सा नाभिक है, उसके ऊपर उच्च ऊर्जा कण से प्रहार किया, न्यूट्रॉन से प्रहार किया, बड़े नाभिक के ऊपर प्रहार किया, और प्रहार से यह बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। साथ में कम से कम 3 न्यूट्रॉन बाहर आए, और साथ में बड़ी मात्रा में एनर्जी बाहर आई। क्यों? क्योंकि मास डिफेक्ट हुआ होगा, क्लियर है। तो अगर कोई एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता हो तो विखंडन, विखंडन का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, टूट जाना, विखंडित हो जाना। और संलयन को अगर हम उसी तरीके से पढ़ें तो संलयन की बात हम करेंगे
संलयन की बात करेंगे कि दो छोटे नाभिक उच्च ऊर्जा या उच्च ऊष्मा 10⁶ डिग्री सी, उच्च ऊर्जा या उच्च ऊष्मा के प्रभाव में आकर संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर दे, साथ ही न्यूट्रॉन की भी प्राप्ति हो और साथ में और भी अधिक ऊर्जा, ऊर्जा की मात्रा ज्यादा। तो आप इसको सिंबॉलिकली भी याद रख सकते हैं। एक बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना, विखंडन। दो छोटे नाभिकों का उच्च ऊर्जा या उच्च ऊष्मा के प्रभाव में एक बड़े नाभिक में बदल जाना, यह क्या हो गया? संलयन। संलयन का मतलब जुड़ जाना, है ना। और ध्यान दीजिएगा, दोनों के ट्रिगर पॉइंट को समझिएगा। पहले तो बात यह समझ में आ गई कि एक बड़े का दो छोटे में टूटना और दो छोटे का एक बड़े में जुड़ना, लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या है? यहां ट्रिगर पॉइंट क्या है? उच्च ऊर्जा कणों का प्रहार, बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल। तो विखंडन कब होगा? जब हम किसी उच्च ऊर्जा कणों से प्रहार करेंगे तब। यहां पे प्रहार करने का कोई मतलब नहीं है। यहां पे ट्रिगर पॉइंट क्या है? उच्च ऊष्मा, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, 10⁶ डिग्री सी, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, है ना। हम दोनों को एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए ध्यान से, अगर एग्जाम्पलीफाई करें इसको तो हम यहां लेंगे यूरेनियम 235 92, और इसके ऊपर बम्बार्डमेंट किसका कराया? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन हमने इधर लिख दिया, ये बम्बार्डमेंट वाला न्यूट्रॉन है। और फिर ये कन्वर्ट हुआ बेरियम में प्लस क्रिप्टन में, साथ 3 न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई और साथ में आपको एनर्जी मिल गई। तो अगर आप कहें कि हमें प्रॉपर रिएक्शन चाहिए तो ये है। हालांकि कुछ खास मतलब नहीं है कि इसको याद रखें, है ना। तो यूरेनियम 92 235, बेरियम 56, ये 36, और बेरियम जो है वो 144 है, 141 है, और ये 92 है। लेकिन जरूरी नहीं है, बस इतना याद रहे कि यूरेनियम टूटता है, बेरियम क्रिप्टन में बदलता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, एनर्जी निकलती है। तो हुआ क्या? बेसिकली क्या किया हमने यूरेनियम 235 पर उच्च ऊर्जा कण न्यूट्रॉन का प्रहार किया, जिससे वो यूरेनियम का बड़ा नाभिक टूट के बेरियम और क्रिप्टन के छोटे छोटे नाभिकों में बदल गया। यूरेनियम के अंदर 92 थे, अब इसके अंदर दोनों बट गए, छोटे में बदल गए। यहां पे हमने लिखा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन 21 प्लस हाइड्रोजन 31 10⁶ डिग्री सी अवस्था में किसमें बदलेगा? प्लाज्मा। इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि इस तापमान पर अगर हाइड्रोजन को रखें तो हाइड्रोजन गैस के रूप में नहीं रहेगा। वो जिस अवस्था में आएगा उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा की पहचान क्या बताता हूं। और अब एक बड़ा नाभिक बनाया, हीलियम 42, साथ में न्यूट्रॉन और साथ में खूब सारी ऊर्जा की मात्रा। दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है कि इन बोथ ऑफ द रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट इधर भी है और इधर भी है। यही मास डिफेक्ट क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है आपको। तो हमें उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। वहां तो क्लियर है कि उच्च ऊर्जा कण से प्रहार किया और वो विखंडित हो गया। क्यों हुआ उसकी बात भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे एक बात समझनी है कि ये प्लाज्मा वाली बात कहां से आ गई? सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस का मतलब है कि एटॉमिक संरचना है ना भी उसकी। अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक संरचना है, मतलब केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अगर हम उसी गैसीय अवस्था को और अधिक ऊष्मा देना शुरू कर दें, जैसे एक सॉलिड है, सॉलिड को ऊष्मा देगा तो क्या होगा? लिक्विड में बदलेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आके। तो सॉलिड के कण आपस में बहुत मजबूती से चिपके हैं। आपने इतनी ऊष्मा दे दी कि उसके बॉन्ड्स को आपने तोड़ दिया, तो वो अब फ्री हो गए। पास पास है लेकिन फ्री है, तो लिक्विड हो गए। फिर और अधिक ऊष्मा दे दी तो वो गैस हो गए। अब इन दोनों कणों के बीच में कोई आकर्षण का बल काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी एटॉमिक संरचना उसकी एज इट इज है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके केंद्र में है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जो एटॉमिक संरचना की बात हम करते हैं। लेकिन अब हम गैसीय अवस्था में और अधिक ऊष्मा देना शुरू कर दें तो देते जाइए देते जाइए देते जाइए। शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं होगा, बस जितनी ऊष्मा देंगे उसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतनी ऊष्मा आप दे पाएंगे कि अब उसकी एटॉमिक संरचना भंग हो जाएगी।
अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन केंद्र में और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटने वाली स्थितियां जो थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा वो, ध्यान से देखिए। अब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भंग हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और अब प्लाज्मा अवस्था में पहुंचने का मतलब है कि जो आप न्यूट्रॉन देख रहे हैं, न्यूट्रॉन जो है या प्रोटॉन जो है वो रैंडमली प्रेजेंट है इधर उधर, है ना। जो न्यूट्रॉन है वो भी इधर उधर प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहीं भी उपस्थित है। सो नाउ दिस स्टेट, ये जो स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा। अब इसमें उसमें क्या अंतर है, देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है ना, एक एटॉमिक संरचना के अंदर बधा हुआ था, गैस के रूप में था। लेकिन अब अति उच्च तापमान पर इसकी एटॉमिक संरचना भी भंग हो गई। नाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट रैंडमली इन अ स्पेस। एक खास जगह में सारे फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में किसी भी एटॉमिक संरचना की आप गुंजाइश नहीं देखते। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत ऊंचे कर दिया। तो जितने भी तारे हैं और सूर्य है वो सब किस स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में। दे आर नॉट इन अ गैसियस स्टेट। उनकी सही पहचान किससे है, प्लाज्मा अवस्था से। और प्लाज्मा अवस्था पे आने पे क्या होगा, आप सोचो, इसी बात को यहां देखो आप ध्यान से, कि यहां पे हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम बनाना है। तो मिट्टी के दो छोटे छोटे अगर बॉल हो आपके पास, और मैं कहूं छोटे दो बॉल को जोड़कर और एक बड़ा बॉल बना दो, तो सबसे पहले छोटे बॉल को तोड़ना तो पड़ेगा। तो प्लाज्मा अवस्था में लाने का मतलब क्या है, तोड़ना। हाइड्रोजन की एटॉमिक संरचना और दूसरे हाइड्रोजन की एटॉमिक संरचना या ड्यूट्रियम और ट्राइटियम की एटॉमिक संरचना को पहले आपने भंग किया, और भंग करने के बाद वो प्लाज्मा अवस्था में आ गया। और फिर जब कंडेंस हुआ तब वो किस में बदला, हीलियम में। इसी में मास डिफेक्ट हो गया, नए तत्व की प्राप्ति भी हुई, मास डिफेक्ट भी हुआ। यहां पे क्या किया हमने, विखंडन करवाया। हमने उच्च ऊर्जा कण से प्रहार करके नाभिक को ही तोड़ दिया। यूरेनियम था और मिला दो नए एलिमेंट, बेरियम और क्रिप्टन, और इसमें भी मास डिफेक्ट हुआ। तो दोनों के बीच के रीजन पता होने चाहिए। तो एक पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में पहला पॉइंट लिखिए, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एक बड़े नाभिक, एक बड़े नाभिक पर उच्च ऊर्जा कण का प्रहार कर, उच्च ऊर्जा कण का प्रहार कर उसे छोटे नाभिक में विखंडित, उसे छोटे नाभिकों में, छोटे नाभिकों में विखंडित कर दिया जाता है। छोटे नाभिकों में विखंडित कर दिया जाता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। राइट? इसमें लिखिए संलयन में, और लिखिए इसमें दो छोटे नाभिक, इसमें दो छोटे नाभिक अति उच्च तापमान पर, अति उच्च तापमान पर प्लाज्मा अवस्था में बदलकर एक बड़े नाभिक का रूप ले लेते हैं। प्लाज्मा अवस्था में बदलकर एक बड़े नाभिक का रूप ले लेते हैं। इससे अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इससे अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत है ना? इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसके जो रेडिएशन है और जो वेस्ट है, प्रति उत्पाद है,
वो बड़ी रेडियोधर्मी है, जिसका निस्तारण जो है वो एक खतरनाक मामला है। और इसके अंदर जो विकिरण है और जो प्रत्युत्पाद है उसमें ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, तो डिस्पोज ऑफ आसानी से किया जा सकता है। तो एक फायदा इसमें है जो इसमें नहीं है, तो लिख सकते हैं। एक और पॉइंट लिखिए, नाभिकीय विखंडन में इसमें खतरनाक विकिरण और रेडियोधर्मी प्रत्युत्पादों की प्राप्ति होती है। रेडियोधर्मी प्रत्युत्पादों की प्राप्ति होती है। रेडियोधर्मी प्रत्युत्पादों की प्राप्ति होती है, जिसका निस्तारण एक समस्या है। जिसका निस्तारण एक समस्या है। और इधर लिखिए, इसमें खतरनाक विकिरण और रेडियोधर्मिता नहीं पाए जाते हैं। खतरनाक विकिरण और रेडियोधर्मिता नहीं पाए जाते हैं। तथा प्रति उत्पादों का निस्तारण आसान है। उतनी तकलीफ नहीं है इसमें। प्रति उत्पादों का निस्तारण आसान है। राइट, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हमने इसको नियंत्रित कर लिया है, अब तो कर ही लिया है, तो नियंत्रित तरीके से इसको करा के हम विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, शांतिपूर्ण प्रयोग कर पाते हैं। देखिए, एक और पॉइंट लिखिए, नियंत्रित विखंडन कंट्रोल्ड फ्यूजन के द्वारा शांतिपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। पीसफुल एनर्जी, शांतिपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। यह कार्य परमाणु भट्टियों में किया जाता है। परमाणु भट्टियों में किया जाता है। तो ऑलरेडी ये चल रहा है। इंडिया में 23 रिएक्टर्स हैं जो अभी विखंडन पे चल रहे हैं, और उसमें से 22 से एनर्जी निकलकर हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो 22 रिएक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम घरों में कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक फ्यूजन के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं किया है। भारत में एक भी फ्यूजन रिएक्टर कमर्शियली कार्य नहीं कर रहा, विद्युत उत्पादन में नहीं है। फ्यूजन रिएक्टर है हमारे पास, संलयन भट्टियां हैं, लेकिन वो किस चीज के लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए है। वो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, जीरो पावर रिएक्टर है। उनसे एनर्जी आउटपुट हमारे किसी काम की है नहीं, और दुनिया में कहीं नहीं है बाय द वे। ऐसा भी नहीं कि अमेरिका के पास हो। अमेरिका के पास भी अगर फ्यूजन रिएक्टर है तो वो एक्सपेरिमेंटल ही है। व्यवसायिक रूप से वहनीय मूल्य पर ऊर्जा की प्राप्ति करना अब तक संभव हो नहीं पाया है। तो लिखिए, इससे, यहां लिखिए, इससे व्यावसायिक स्तर पर वहनीय मूल्य पर ऊर्जा की प्राप्ति अब तक नहीं हो पाई है। ऊर्जा की प्राप्ति अब तक नहीं हो पाई है। कोई दिक्कत? तो हम काम कर रहे हैं इसके लिए। हम एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पे काम कर रहे हैं। भारत भी उसका सदस्य देश है, जिसका नाम है ITER। 7 देश हैं, 7 सदस्य हैं बेसिकली, और उसमें भारत भी एक है। टॉप 5 कंट्री भारत और साउथ कोरिया, और उसके द्वारा हम इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2035 तक कार्यक्रम पूरा हो जाने की संभावना है ना। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, एटम बॉम्ब नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एटम बॉम्ब नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और इधर लिखिएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब संलयन पर आधारित है।
हाइड्रोजन बॉम्ब संलयन पर आधारित है। तो बढ़िया कौन दोनों में? कोई बढ़िया नहीं है ना? लेकिन मारक क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस, क्योंकि उसकी एनर्जी आउटपुट ज्यादा है। लेकिन दुनिया में अब तक कहीं भी किसी भी प्रकार से हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी बस 2 ही एटम बॉम्ब फूटे हैं जापान के ऊपर, और वही काफी है। उसी से मानवता ने सीख ली कि एटम बॉम्ब जो है कोई अच्छी बात है नहीं। तो हर देश इस स्तर पे जो है अपने आप को संयम के साथ रखता है कि चलो एटम बम है, लेकिन ये जो है बस है। मतलब अब तो बात ये भी चल रही है कि एटॉमिक वेपन कन्वेंशन लेके आ जाएं, और भारत इसका बड़ा हिमायती देश है। भारत को जब भी कुछ हो तो भारत यही झंडा उठा लेता है कि पूरी दुनिया में एटम बम नहीं होनी चाहिए, कि पूरा वर्ल्ड जो है एटम बम मुक्त होना चाहिए। अमेरिका कहता है कि हाँ ठीक है तो करो, तो बोला कि पहले मैं क्यों करूं, पहले जिसने बनाया वो करे, तो जैसे बना वैसे खत्म हो। तो मामला वो भी है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ पागल किस्म के लोग होते हैं। आज जैसे यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें रशिया दबे जबान में बोल ही देता है एक आध बार कि ज्यादा दिक्कत हुई तो दाग देंगे एक एटम बम। और उधर जो है बाकी देश जो होते बोलते हैं कि दाग के दिखाओ, है कि नहीं? और यूक्रेन जो है हर 1 महीने पे बोलता है कि धमकी उमकी दे रहा है एटम बम ना कहीं छोड़ दे। और यूक्रेन की हालत यह है कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो यूक्रेन के पाले में 2000 एटम बम आए थे। और ये जो जिसको कहते हैं नाटो मित्र देश, इन लोगों ने यूक्रेन को फंसा लिया बुडापेस्ट में, और बुडापेस्ट कन्वेंशन करा के और कहा कि अपना एटम बम तुम त्याग दो, कभी दिक्कत होगी तो हम बचाएंगे, हमारे पास है। और यूक्रेन ने अपना जो है हथियार खत्म कर दिया। और वहीं से जो है उनकी नजदीकियां शुरू हुई जो रूस को रास नहीं आई। आज स्थिति यह है कि वो लड़ रहा है, और रूस जो है उसको एटम बम की धमकी दे जा रहा है, और बाकी देश जो कह रहा है कि नहीं नहीं मारेगा नहीं, कोई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए क्लस्टर बम भेज रहे हैं। एटम बम कोई नहीं दे रहा उसको, क्योंकि बड़ा खतरनाक मामला है। रूस भी धमकी ही दे रहा है, मारना नहीं चाहिए, अगर मार दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तृतीय विश्व युद्ध ही शुरू हो जाएगा फिर तो, है ना? लेकिन चलिए वो तो रूस है, दिमाग वाला देश है। भरोसा पाकिस्तान पे नहीं है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में 3 देश हैं, भारत चीन और पाकिस्तान, और तीनों के पास एटम बम। तो साउथ ईस्ट एशिया तो अलग ही कहानी है, जियो पॉलिटिक्स इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूछो मत। मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जियो पॉलिटिक्स से पूरा वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स जो है आज के डेट में चल पा रहा है। यही रीजन है कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी देश जो है वो अपनी पैर रखने की कोशिश, जो भी सर्वशक्तिशाली जिसको कहते हैं, वो चाहता है कि हम यहां रहें। जैसे अमेरिका आज के डेट में, मतलब जब तक वो बना था तब तक अफगानिस्तान पे बना था। क्यों? ताकि उसका वर्चस्व जो है साउथ ईस्ट एशिया में किसी न किसी रूप में रहे। और अफगानिस्तान पे बहुत दिनों तक अमेरिका था, लेकिन जब अमेरिका नहीं था तो कौन था? सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ जब बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था तो वो बैठा हुआ था कि हम यहां पे रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, इस एरिया को कंट्रोल करेंगे। और उसी समय अमेरिका ने जो है तालिबान को जो है ना शुरू किया कि बताओ सोवियत संघ तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, वो जिसको चाहता है वही प्रेसिडेंट बनता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, कठपुतली सरकार बना के, और सोवियत संघ तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। तो वहां पे कुछ जो होते हैं ना, जैसे कि लोग रेडिकल्स, उनको इकट्ठा करके तालिबान का कहा, तालिबान बनाओ, हम सहायता करेंगे, लड़ो, भगाओ इन लोगों को। और जब ये रशिया यानी कि सोवियत संघ भाग जाएगा तो फिर तुम्हारा शासन होगा, तुम्हारा देश, तुम्हारा शासन। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा ही शासन हो वहां पे, हर राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र पे शासन करें। सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ भागा, और वो भागा तो अमेरिका आके बैठ गया। तालिबान इसी चाह में रह गया कि अच्छा अब हम बैठेंगे, बैठने नहीं दिया। तो जो तालिबान जिसको अमेरिका ने क्रिएट किया, अब वो कट्टर दुश्मन किसका? अमेरिका का ही। क्योंकि धोखा हुआ ना, वो भी भारी। खैर वो तो छोड़ ही दिया, इसलिए भी छोड़ा अमेरिका ने अफगानिस्तान को, इसलिए छोड़ दिया कारण है कि अमेरिका की चाहत हमेशा यही रही कि इस साउथ ईस्ट एशिया में कोई मजबूत हमारा जो है ना एक साथी बने।
भारत को भी पेशकश था ही शुरुआती दौर में। भारत से पूछा कि भाई कहां जाओगे, हमारे पाले में आओगे या सोवियत संघ के पाले में आओगे। भारत चालाक देश, बोला अभी अभी तो आजाद हुए हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि चाणक्य का देश है ये, कि हम किसी के पाले में क्यों जाएंगे। तो जहां बाकी देश दोनों में से एक पाले का चुनाव कर रहा था, भारत ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और कहा कि हम जो है गुट निरपेक्ष रहेंगे। अब भारत ने कहा गुट निरपेक्ष, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी, पापा ने जब बोली दिया तो हम भी। तो कहते हैं ना कि भारत जो है गुट निरपेक्षता का जनक वही था, भारत से ही शुरुआत हुई इसकी। तो भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र के आगे किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पे, एक होता है ना कि सॉफ्ट पावर के आगे भी घुटने नहीं टेके। तो एक अपना मामला एक बना रहा। तो अमेरिका के पास चारा यही बचा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से नजदीकी बनाए और अफगानिस्तान पे काजिब रहे। लेकिन धीरे धीरे देश आगे बढ़ा, आर्थिक विकास हुआ, सामरिक विकास हुआ, उधर चीन मजबूत हुआ, अमेरिका को चीन से थ्रेट मिलने लगे हर स्तर पे, सामरिक, आर्थिक, और सबसे बड़ा मामला तो आज के डेट में आर्थिक का है। तब अमेरिका को भी इस बात की आवश्यकता पड़ने लगी कि कोई जो हो मजबूत हमारे साथ सहायक हो, और सहायक ना हो। अमेरिका को आवश्यकता इस बात की पड़ी कि हमारे पास जो सहायक हैं वो सहायक कहां है, वो तो परजीवी टाइप है। मतलब उनको तो पालना पोषना पड़ता है। सोचिए, पाकिस्तान को अनुदान देता था, पैसे भर 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 के पैसे मिलता था, और अफगानिस्तान के ऊपर तो वो सैनिक लेके ही बैठा हुआ था। और इधर भारत की दशा समझिए कि भारत भी जो है ना, ये प्रायोजित आतंकवाद से बहुत तकलीफ में था। और भारत को अच्छे से बात पता थी कि पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था का जो हिसाब किताब है वो कमजोर है, और कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। ये बाहर से आने वाले अगर इनके पैसे बंद हो जाएं तो कुछ एक सालों में ही इनकी स्थिति जो है आटे तक पहुंच जाएगी, है कि नहीं। तो भारत के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स अब जो आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, खुले विचारों वाले लोग हैं। और अब उन्होंने अमेरिका को पेशकश कर दी कुछ एक साल पहले कि अच्छा आपको साथी चाहिए, सहायक नहीं, साथी अगर चाहिए तो आ जाओ। अगर सहायक की भूमिका में रखना चाहते हो तब तो नहीं, क्योंकि सहायक का मतलब सबॉर्डिनेट, और अमेरिका है भस्मासुर, जिसके सर पे हाथ रखा खत्म कर दिया। तो कहा कि सहायक नहीं बनेंगे, साथी बनेंगे, और अगर साथी बनना है तो आओ। अब पेशकश भारत की साथी बनने की। अमेरिका ने कहा कि भाई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, अगर साउथ ईस्ट एशिया में कोई चीन को चुनौती दे सकता है वो तो भारत ही है। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत के साथी बनने का मतलब यह है कि भारत का जो धुर प्रतिद्वंदी है, जो डिस्टर्बिंग, प्रतिद्वंदी भी नहीं है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, यह ऐसा पड़ोसी है जो परेशान करता है। प्रतिद्वंदी तो चीन है, तो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उससे हाथ खींचना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इधर भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ती हैं, और उधर वो पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा देता है। मामला साफ। अब पाकिस्तान अकेला, पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो चाहिए पालने पोषने के लिए। चीन की तरफ बढ़ गया, और चीन अपने आर्थिक मामलों को लेकर इतना ज्यादा संवेदनशील और इतना ज्यादा प्रतिबद्ध कि वो उतना अनुदान तो कभी नहीं देगा जितना कि रशिया दे पा रहा था, सॉरी अमेरिका दे पा रहा था। तो अब मामला वो है। तो अब अगर हमारी अमेरिका के साथ थोड़ी नजदीकियां हैं तो वो सहायक की नहीं है, साथी की है। हम पार्टनर्स के रूप में हैं, देख रहे हैं आप, हम स्पेस मिशन में भी साथ हैं, निसार बना रहे हैं, हमारे कई कार्यक्रमों में वो साझा तौर पे काम करते हैं, सैनिक अभ्यास हम साथ में करते हैं, हमारे सबसे ज्यादा रक्षा डील जो है अमेरिका के साथ है। तो मामला उस स्तर पे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान को जो सपोर्ट्स मिल जाते थे उस तरफ से, वो पैसे वैसे मिलने बंद हो गए, और वो अपने आप जो है धीरे 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 उस अवस्था तक पहुंच गया जहां पे राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता ऑल टाइम हाई है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना घर जो है ना मजबूत करो, पड़ोसी को रहने दो, मजबूत है तो मजबूत है, आप भी हो जाओ, ऐसा क्या है। और भारत तो चाहता है कि भाई पड़ोसी मजबूत हो। वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, वो हैं,
तो बदल नहीं सकते तो उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये बात पड़ोसी को कौन समझाए? उसको समझ में आनी चाहिए। एक समझदार आदमी नवाज शरीफ जो था, सॉरी इमरान खान जो था, एक तो ये जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री बदलते ना, याद भी नहीं रहता कौन कितना कब गया। एक इमरान खान बढ़िया आदमी था, उसने भारत की तारीफ कर दी, और बस जिसने जिसने भी भारत की तारीफ की सब भागा पड़ा। नवाज शरीफ भी ने भी किया भारत की तारीफ, ऐसा नहीं है, वो खुद भागा। तो हमारे यहां तो फिर भी ठीक है ना। जैसे हमारे यहां मैं एक बात बताता हूं कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और डिफेंस में उनकी बड़ी योगदान, डिफेंस छोड़िए एटॉमिक वेपन में बहुत योगदान। पोखरण 2 जो इसके बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, वो भी उनकी देखरेख में था। तो भारत की मिसाइल पावर और भारत की परमाणु शक्ति दोनों के स्तर पे उनका योगदान बहुत ही ज्यादा है। और हमारा तो ऐसा देश है कि जहां पे हम धर्म और जाति के स्तर से ऊपर उठ के देखते हैं एक सीमा के बाद। जैसे हम सबकी अब वो अवस्था आ गई है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अब आप उस दायरे में नहीं है। वो वोट बैंक की राजनीति होती है और वहां पे उस लोगों तक की राजनीति खेला जाता है जहां पे वोट मिलने हो, जहां पे लोग जागरूक नहीं हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो, जातीय समीकरण के आधार पर। लेकिन जब आप ऊपर के लेवल पे पहुंचते हैं, और ऊपर का लेवल चाहे जैसा हो, ऊपर का लेवल में जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल ऊपर हो, बौद्धिकता के स्तर पे अगर आप ऊपर है, आर्थिक स्तर पे आप ऊपर है, नेम और फेम के स्तर पे आप ऊपर है, पॉलिटिकल लेवल पे आप ऊपर है, तो वहां कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो किसी खास धर्म का विरोध कर रहा है, स्टेज पे चढ़ के उसके खिलाफ भाषण दे रहा है, अपने बेटी की शादी उस फैमिली में किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? उसकी बहू उस धर्म की है जिस धर्म के खिलाफ वो स्टेज पे चढ़ के पूरा जीवन निकाल दिया, सिर्फ इसलिए कि वोट का मामला बनता रहे। तो सोचिए उस पॉलिटिकल आदमी को जो ऊंचे पॉलिटिकल पद पे है, क्या धर्म राजनीति जात से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता तो वो उस धर्म की बहू को या उस धर्म के दामाद को या बेटे को लाता ही नहीं। कोई बहुत अच्छे स्तर पे, बौद्धिकता के स्तर पे इंटेलेक्चुअल इंसान है, वो भी ठीक है, किसी भी धर्म में शादी हो, किसी भी धर्म में जाए खाए पिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जिसको उस स्तर पे फेम और ग्लैमर मिला हो, हॉलीवुड को देख लीजिए, बॉलीवुड को देख लीजिए, वहां लोगों को फर्क पड़ रहा है कौन किससे शादी कर रहा है? कोई पूछने भी जा रहा है? सब ताली बजा रहे हैं, हम लोग भी बजा देते हैं, बढ़िया है। खेल खेल में देख लो आप, सानिया मिर्जा ने सोहेल मलिक से शादी कर ली, क्या हो गया? ठीक है, वो तो अच्छी बात है। जब नहीं निभे तो तलाक हो जाना चाहिए, उसमें क्या है? मतलब ये भी तो ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक भाग है कि जब कोई संबंध चल ना रहा और उसको खींचना पड़े तो उसको एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ के आगे निकलो, है कि नहीं? भारतीय परिवेश में अब ये बात जो है ना, तलाक उलाक को लोग ऐसे मानते हैं कि तलाक का मतलब तलाक, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है ना उससे। लेकिन किसका जुड़ा हुआ है ये भी सोचो, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का। अपर क्लास को क्या फर्क पड़ता है? हमें और आपको लगता होगा कि उनका तलाक हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सामान्य स्तर की एक लड़की, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, नहीं निभा, आगे निकले तो भी मामला है। तो खैर अब क्या है ना कि हमने एपीजे कलाम साहब के योगदान को समझा। कभी कलाम साहब के नाम को लेते समय या उनको याद करते समय ये तो बात दिमाग में कहीं नहीं आता किसी के भी कि उनका धर्म क्या था। या कभी मिल जाए, और मिल जाए तो उनसे कभी अगर दो चार बात करने का मौका मिले, मैंने मैं उनमें से एक खुशनसीब में से हूं कि एक बार मुलाकात है, मैंने भीड़ में ही मिल सकते थे उनसे, तो कभी तो भाव ही नहीं आता कि भाई वो मतलब वो किस धर्म के, धर्म की बात पीछे छूट गई उनके लिए बहुत। और भारत में उनको जो है ना राष्ट्रपति के रूप में हमने एक स्थान दिया, भारत रत्न भी और राष्ट्रपति भी। मतलब वैज्ञानिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने, यह भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की प्रगति का ही पहचान है।
हालांकि सेकंड टर्म भी उनका हो जाता, लेकिन ये पॉलिटिकल खेल नहीं होता ना, छोटी राजनीति नहीं होती तो सेकंड टर्म में भी वो राष्ट्रपति बनते। क्योंकि राष्ट्रपति जब बने तो वो ऐसे राष्ट्रपति नहीं बने जिनका काम था मोहर लगा देना। वो बढ़िया से सब पढ़ते थे, ऑर्डिनेंस पास करना पढ़ते थे पहले, हम पढ़ेंगे और अगर ठीक होगा तभी पास करेंगे। यानी कि वो कठपुतली टाइप कुछ काम नहीं कर रहे थे। उनके अपनी किसी पार्टी के तो थे ही नहीं। पहली बात, जब पार्टी के नहीं थे तो निष्पक्ष तौर पे थे, कोई कैडर नहीं, कोई पार्टी नहीं, राष्ट्रहित के स्तर पे। हालांकि हर राष्ट्रपति हर प्रधानमंत्री राष्ट्रहित पे ही है, लेकिन उनका मामला थोड़ा और ज्यादा जागरूक और निष्पक्ष वाला था। अब यह बात पाकिस्तान को राशि नहीं आई कि भारत का एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बन सकता है। तो वहां का जो मिसाइल विज्ञानी, उसने कहा कि कलाम साहब अच्छे वैज्ञानिक थे, इतने भी नहीं थे कि राष्ट्रपति बना दिया जाए, इतने भी नहीं थे कि उनको जो है मरणोपरांत इस तरह से राजकीय सम्मान दिया जाए। तो सवाल यह है कि भाई पाकिस्तान के वैज्ञानिकों की बात समझ में आएगी तब तो। कारण है कि कलाम साहब ने मिसाइल बनाया, पहले इसरो में काम कर रहे थे। इसरो में काम करने के बाद उन्होंने इसरो की पहली रॉकेट SLV-3 उन्होंने ही बनाया। और जब रॉकेट बन गई तो फिर चले गए DRDO और भेजा गया कि इधर रॉकेट का काम कोई और देख लेगा, आपको आ गया रॉकेट बनाना, तो इसी रॉकेट सिद्धांत पे आप मिसाइल बनाओ। रॉकेट तो कोई और बनाएगा, तो मिसाइल बनाने में लग गए। तो जिस व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली नेतृत्व करते हुए और देश की जो है स्पेस अंतरिक्ष तकनीक में प्रगति और डिफेंस की प्रगति, परमाणु शक्ति की प्रगति में योगदान दिया हो, वो सामान्य व्यक्ति की बात तो है ही नहीं। क्योंकि हमने मिसाइल बनाया है स्क्रैच से। अमेरिका, पाकिस्तान मिसाइल बना नहीं रहा है, वो लेके आता है, उसको पेंट करता है दोबारा, जिस रंग से करता वो करता है। तो भाई वैज्ञानिक और पेंटर में अंतर तो होगा। तो अगर रूस पाकिस्तान के वैज्ञानिक तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जो कलाम साहब थे वो वैज्ञानिक थे, आप पेंटर हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेंटर को कभी ऐसा कोई पद तो दे ही नहीं सकते। पहले अपने राष्ट्र के स्तर पर योगदान तो दो, फिर बात करो। तो तुलना तो हो सकती है वैज्ञानिक के वैज्ञानिक से ना, वैज्ञानिक की पेंटर से थोड़ी ना हो सकती है। आपकी तुलना, मैंने उस वैज्ञानिक की तुलना जो पेंटर है, वो हमारे यहाँ एक पेंटर है संस्कृति आईएएस में जिसका नाम है सोहन, उससे की जाएगी, है कि नहीं? तो तुलना के लिए हमारे पास आदमी है, आइए हम तुलना करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वही मामला है। लेकिन पाकिस्तान पे एक चीज है, भरोसा नहीं है उसका। कारण है कि उसके चुनावी मुद्दे यही होते हैं कि कश्मीर लेकर वापस आएंगे। था कब तुम्हारा, है ना? उसमें एक आध और जो है ना पागल आदमी, एक बिलावल भुट्टो नाम का है, वो उधर का राहुल गांधी है ना? और वो भारत के लिए बढ़िया काम कर रहा है। मतलब वो जहां जाया भारत के खिलाफ कुछ ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा बात बोला कि भारत के बाहर के लोग भी बोले कि पागल हो गया है आदमी। बोलता है कि भारत आतंकवाद का गढ़ है। भाई जब तुम्हें पता है कि आतंकवाद के स्तर पे उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठती हैं, चुप रहो। आप दूसरे के ऊपर, ऊपर से क्या, तो हम एक एक इंच जमीन कश्मीर का लेकर आएंगे। इतना पागलपन ठीक थोड़े ना है। तो उसकी तो हर जगह, मतलब यहां तो लोगों ने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर लपेटा बढ़िया से उनको, गोवा में, वो भी गोवा में आया था तो कुछ और काम करना चाहिए था उसको। बड़ी मुश्किल से तो आए हो, एक बार एक विश्व स्तरीय बीच पे आए हो तो थोड़ा काम करो, अब जाओ अपना घूमो फिरो, लगे ये अनाप शनाप बकने। हर आदमी मोदी थोड़े ना बन जाएगा। मोदी जी कायदे से फेंकते हैं, ये एकदम बिल्कुल ऐसे। वो ऑडियंस देख के समझ के उसके बाद जो है गियर चेंज करते हैं। और यहां पे तो ये पता नहीं क्या क्या बोल के निकला। लेकिन मुझे हमेशा डर इसलिए लगता है क्योंकि भरोसा थोड़े ना, देखो
अगर किसी समझदार के पास बंदूक हो ना तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बंदूक चलाने के पहले 20 बार सोचेगा कि चला देंगे, मार देंगे तो हमें सजा हो जाएगी, हमारा भी जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन जो पागल हो, उसके हाथ में अगर पत्थर का टुकड़ा भी हो तो भाग लो वहां से। कारण है कि उसको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं कि उसको हो क्या सकता है। तो पाकिस्तान उस अवस्था में पहुंचा हुआ है कि अब क्या हो सकता है उसका। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है ही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही। मैंने वहां पे तो कोई एक बार अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन गया तो वो तो टेंशन में रहता है कि मैं भूतपूर्व बनूंगा कि भूत बनूंगा। हो सकता है भूतपूर्व ना बने, वो सीधा भूत बन जाए, फांसी पे लटका दे उसको। या फिर ये भी हो सकता है भूतपूर्व बने बाद में भूत बने। आधे से ज्यादा तो भागे हुए हैं, देख रहे हो आप। और फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है उनका। जो इमरान खान ने उनको भी भेजी दिया जेल में, तो भी मामला है। खैर, तो अब वही है कि जब अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान की दुर्दशा। और पाकिस्तान एक बार में सीखा नहीं। एक बार बड़े अच्छे से लड़ाई वड़ाई करने के लिए तैयारी किया था, और हवाई जहाज से जो ना असला पहुंचा रहा था कि इधर ईस्ट पाकिस्तान में, कि उधर से लड़ेंगे, उधर से चाइना अटैक कर देगा, इधर से हम कर देंगे, इधर से तीनों तरफ से फ्रंट खोल देंगे, भारत को तो हालत खराब कर देंगे। योजना ये थी कि ऊपर ऊपर का पूरा मामला भारत का जो अपने कब्जे में ले लेंगे। इंडिया ने जैसे तैसे करके उसको रोका, और उसको लड़ाई हुई, और कहा कि वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक स्वतंत्र देश है, बांग्लादेश है ना। नया देश एक बना दिया। अब जो है अगला मामला जो आने वाला है, अगर यही रवैया पाकिस्तान का रहा तो बलूचिस्तान जो है एक अलग देश के रूप में बहुत जल्दी जाना जाएगा। तो मामला वो भी है कि अपना तो बच नहीं रहा है, और नजर कश्मीर पे गड़ा हुआ। भाई अपना देख लो पहले बढ़िया से, है ना। हम तो बहुत सहिष्णु लोग हैं। कश्मीर का आधा भाग जो है, जिसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, वो तो, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो लेके बैठा ही हुआ है ना। और हम तो इतने सहिष्णु हैं कि हम उस चीज को मानते हैं कि ठीक है, आप अगर रखे हुए हो, विवादित है वो, हम ले लेंगे, लेकिन बातचीत से लेंगे, हम युद्ध करके नहीं लेंगे। नहीं तो क्या भारत नहीं ले सकता उसको? कारगिल के समय ही हमारे पास मौका था कि मारपीट के बराबर कर देते और फिर सब कुछ अपनी तरफ। लेकिन वही है कि थोड़े से भारत का जो रवैया है वो है कि अपना ठीक ठाक से, पड़ोसी है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी के साथ थोड़ी सी अब ठीक ठाक तरीके से रहा जाए। और ये भी बेवकूफ पड़ोसी है, बताइए। भारत जैसा बढ़िया देश, अर्थव्यवस्था के स्तर पर इतना विकसित देश, और हम सबका एक कॉमन इतिहास रहा है स्वतंत्रता की लड़ाई में। वहां के लोग, यहाँ के लोग दोनों साथ मिलकर लड़े हैं, तो क्यों नहीं साथ मिलकर रहते? और आपको बताया ही था बहुत पहले कि जो ये बंटवारा हुआ है वो ठीक तो हुआ नहीं है। इसको तो है, अगर जितना जल्दी हो जाए उतना अगर एकीकृत कर दिया जाए तो आप सबका फायदा हो जाएगा, है ना। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट जो दोनों के लिए है, हो गया इंडिया पाकिस्तान बहुत। तो क्या है ना, बचपन में नहीं, मतलब जब तैयारी का समय था तो आयर तो बड़ा फैसिनेटिंग होता है ना। तो वो आयर वाला कभी कभी अंदर से जो है ना मेरे वो मारने लगता है अंदर से कभी कभी कि बोलो कुछ। तो जब मौका आता ही मैं बोल देता हूं उसको, है ना। ना ना, रहने दो, ये इसी से मैं खुश हूं, है ना। तो इस दोनों में एक अच्छी बात क्या है, इन दोनों में, कि दोनों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। हम दोनों ऊर्जा विकल्पों को इसलिए तलाश रहे हैं क्योंकि दोनों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं है, और इससे जो विद्युत ऊर्जा मिलेगी वो हमारे लिए बढ़िया होगा। तो लिख सकते हैं नोट करके, इन दोनों अभिक्रियाओं में, इन दोनों अभिक्रियाओं में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। इससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, इससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति पर्यावरण के अनुकूल है।
इससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इसका कोई योगदान है नहीं। तो इसलिए हम चाहते भी है कि हमारी ऊर्जा आवश्यकता जो बढ़ रही है उसकी पूर्ति के लिए अगर हम एटॉमिक एनर्जी को और बढ़ावा दे देश में तो ठीक है, क्योंकि हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी की भागीदारी अभी बहुत अच्छी है नहीं। हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे। हालांकि इसका दूसरा एक पक्ष और भी है कि विकसित देश जो एटॉमिक एनर्जी को कम कर रहे हैं वो बढ़ाने की कोशिश में नहीं है, खासकर फ्यूजन या यूरेनियम प्लूटोनियम वाले एनर्जी को तो कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहां संतृप्तता है ऊर्जा के स्तर पे, वो एनर्जी सैचुरेटेड हो चुके हैं। हमारे यहां ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका में, यूरोप में या जापान में या रशिया में ये लोग अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को क्रमशः बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 35 साल में एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगाया है, बल्कि वो कह रहा है कि जो भी बंद होगा वो बंद होते चला जाएगा। रीजन ये है कि अमेरिका ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति उस स्तर पे कर ली है। अब अमेरिका इस विकास के स्तर पे है कि उसकी ऊर्जा संतृप्तता हो चुकी है। समय के साथ प्रति वर्ष उसकी ऊर्जा की मांग में 1, 8, 2, 3, 4% का इजाफा होता है, जिसकी पूर्ति वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स से कर पाएगा, जैसे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन ईंधन से या सोलर एनर्जी से वो कर पा रहा है। हमारे यहां स्थिति क्या है? हम विकासशील हैं, और विकासशील है तो प्रति वर्ष या 5 साल के अंतराल पर हमारी ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ती है, 10-20% तक बढ़ जाएगी। और जितनी जितनी ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, इन सब पे हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मांग इतनी बड़ी है कि सिर्फ एक से हमारी पूर्ति नहीं हो सकती, तो मल्टीपल एवेन्यूज को तलाशेंगे। एक थ्योरी यह भी कहता है कि भाई विकसित देश नाभिकीय ऊर्जा से किनारा कर रहे हैं क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में खतरे हैं। और जापान के साथ जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, जो रिसेंटली सबसे रिसेंट वही कहानी थी, उसमें जापान ने भी अपनी प्रतिबद्धता शो की कि धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्टर को हम बंद ही कर देंगे। तो फिर भारत क्यों इस काम को करना चाहता है? तो इसलिए क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी एक विकल्प पे अभी हम टिक नहीं सकते, और अगर हमने नाभिकीय ऊर्जा को किनारा कर दिया तो एक बहुत सशक्त विकल्प हमारे हाथ से चला जाएगा। क्योंकि भारत के पास यूरेनियम की मात्रा भी ठीक ठाक है, और थोरियम की मात्रा में भारत जो है वर्ल्ड के टॉप देश में से एक है। 25% थोरियम हमारे पास है पूरे विश्व का। तो हम थोरियम अनुसंधान भी कर रहे हैं ताकि आगे चल के थोरियम से ईंधन की प्राप्ति या ऊर्जा की प्राप्ति हम कर पाए। तो हम इससे किनारा नहीं कर पाएंगे। अब रही बात कि एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होना कोई रूल नहीं है, पहले इस बात को समझना होगा। तो एक्सीडेंट हुए, चेरनोबिल डिस्ट्रक्शन हुआ सोवियत में, या फुकुशिमा डिजास्टर हुआ जापान में, या 3 माइल आइलैंड डिजास्टर हुआ, तो ये सब ऐसे बड़े एटॉमिक हादसे हैं जो हुए। लेकिन हादसे तो फिर होते हैं, रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और हादसे जो हुए वो किस कारण से हुए? नेग्लिजेंस के कारण हुए। और ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो रिएक्टर्स थे वो बहुत पुराने थे, दे वर ओल्डर। उनकी तकनीक और सुरक्षा तकनीक भी पुरानी थी। तो भारत कहता है कि, भारत की दलील यह है कि भारत के जो रिएक्टर्स हैं वो अपेक्षाकृत नए हैं। पहला रिएक्टर जो देश में लगा वो 1968 में लगा है, मैंने चालू हुआ। तो 68 में पहला रिएक्टर तारापुर में चालू हुआ, और वो रिएक्टर मात्र 160 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है। भारत के रिएक्टर की अगर बात करें तो भारत के रिएक्टर 160, 220, 22 रिएक्टर या 20 रिएक्टर हमारे ऐसे हैं जो 200 मेगावाट, 250 मेगावाट के आसपास के हैं, यानी कि बड़े छोटे आकार के रिएक्टर हैं। जानबूझ के विदेशी कंपनियां हमारे देश में बड़ा रिएक्टर नहीं लगाती थी। क्यों? क्योंकि रिएक्टर लगाने के बाद भारत के पास एटॉमिक वेपन बनाने की क्षमता भी विकसित होगी, तो छोटे छोटे रिएक्टर लगाओ इसमें। कुडनकुलम में जो रिएक्टर हमारा है, जो सबसे लेटेस्ट है, जो चल रहा है, वो है 1000 मेगावाट का, और ऐसे 2 रिएक्टर है हमारे पास। लेकिन कुडनकुलम का सबसे नया भी है। तो क्या भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के चलते एक्सीडेंट होगा? तो हम इसको मान के क्यों चले? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पहली बात कि भारत के रिएक्टर या तो बहुत छोटे हैं जिनके ऊपर नियंत्रण आसान है, और जो बड़े हैं वो एकदम नए हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। यानी जो भी एक्सीडेंट हुए उससे हमने चीजों को समझा, जाना, बूझा, और फिर वो सारे सुरक्षा उपकरणों को हमने लगाया है। उसके अलावा अगर हम नीतिगत स्तर पे जाते हैं तो जब हमें यह पता चला कि भाई फुकुशिमा डिजास्टर या फिर एटॉमिक लेवल पे कुछ खतरे हो सकते हैं, तो पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, परमाणु जवाबदेही। तो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो हमने पास किया, और उस लायबिलिटी एक्ट में हमने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर जब चल रहा है देश में तो उसकी जवाबदेही, एक्सीडेंट होने पे जवाबदेही
ऑपरेटर की, यानी जो चला रहा है वो, और फिर उस कंपनी की होगी जो हमारे देश में उस न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा रहा है। ऑपरेटर और सप्लायर के ऊपर यह जवाबदेही तय होगी। और इससे होगा क्या, और भी कानूनी तौर पे, और उससे होगा क्या कि अगर जवाबदेही तय कर दी गई तो ऑपरेटर अच्छे से ऑपरेट करेगा, वो कोताही नहीं बरतेगा। जैसे भारत का जो ऑपरेटर है उसका नाम है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एनपीसीआईएल ऑपरेटर है, और मान लीजिए रशिया जो है वो सप्लायर है किसका, कुडनकुलम का। तो कुडनकुलम में रशिया सप्लायर और ऑपरेटर एनपीसीआईएल। तो एनपीसीआईएल और रशिया पे जवाबदेही तय है। अगर कुछ भी होता है तो जवाबदेही किसको देनी पड़ेगी, एनपीसीआईएल को। और एनपीसीआईएल के ऊपर जवाबदेही है तो वो पूरा का पूरा टाइट किसको रखेगा, रशिया को। और उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान है, और उससे हम साइन करवाते हैं पहले कि भाई हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओगे तो पैसा भी तो कमाओगे, और पैसा कमाओगे तो गारंटी तो दो। तो कुल मिला के हमने कानूनी स्तर पे भी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी या फुल प्रूफ तरीके से उपाय बना रखा है जिससे इस तरह के डिजास्टर ना हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो कभी ऐसे कुछ सवाल, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, कितने रिएक्टर्स थे देश में, विकसित देशों में एक्सीडेंट्स हुए, कई लोग बंद कर रहे हैं, भारत क्यों लगा रहा है? तो सिंपल लाइन ऑफ थिंकिंग रखनी है कि हमारे देश की ऊर्जा मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है, उनकी ऊर्जा मांग जो है संतृप्तता तक पहुंच गई है। तो इस कारण से हम न्यूक्लियर रिएक्टर को भी एक ऊर्जा विकल्प के रूप में देखते हैं। और दूसरी बात, एक्सीडेंट की बात है, तो हमारे रिएक्टर पुराने वाले या तो बहुत छोटे हैं, और नए वाले जो हैं वो अति उन्नत तकनीक से लैस है। और सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए हमारे देश में कानून है जिसमें हम ऑपरेटर पर और सप्लायर पर उसकी जवाबदेही तय कर देते हैं, ताकि तकनीकी गुणवत्ता में और सुरक्षा तकनीक में कहीं कोई कोताही न बरती जाए। एक्सीडेंट को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, अगर होगा तो होगा, मैंने रियलिटी तो यही है। अगर हम आपस में ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, यूपीएससी के लीक से हट के बात करें, तो एक्सीडेंट तो होता है ना भाई। लेकिन एक्सीडेंट जब होता है तो क्या उसके चक्कर में हम रोड पे चलना छोड़ देंगे, हवाई जहाज में उड़ना छोड़ देंगे, रेल में जाना छोड़ देंगे? उड़ीसा में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया रेलगाड़ी के, क्या हम जाना छोड़ चुके हैं? नहीं छोड़े। तो हम ये कर सकते हैं कि सुरक्षा को इस तरीके से कर दें कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटने पाए। लेकिन हो तो सकता ही है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फ्यूजन रिएक्टर। हम उसी की बात करेंगे, फ्यूजन रिएक्टर, विखंडन परमाणु भट्टी। विखंडन परमाणु भट्टी। और लिखिए, इसके द्वारा विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित कर, विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित कर, विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित कर शांतिपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, शांतिपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। और फिर एक नीचे लिखिए महत्वपूर्ण भाग, इस रिएक्टर के महत्वपूर्ण भाग। इस रिएक्टर के महत्वपूर्ण भाग, और ये सारे नाम लिखेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, रिएक्टर कोर, शील्ड, कूलिंग टावर। तो ये सारे रिएक्टर के महत्वपूर्ण भाग हैं जिससे ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार बनते हैं। तो ईंधन, मंदक, नियंत्रक छड़, शीतलक, रिएक्टर केंद्र, परिरक्षक और कूलिंग टावर।
कूलिंग टावर, है ना। कोई दिक्कत? एक टॉपिक शुरू कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे, और वो है कि हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसकी बात करें। तो फीजन, फीजन न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि जो विखंडन का नाभिकीय ईंधन क्या है, तो तीन है। फर्स्ट टॉपिक जो थोड़ा समझदारी वाला, यूरेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, और तीसरा है थोरियम। तो इसके तीन ईंधन विकल्प हैं हमारे पास, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, है ना। यूरेनियम के जिस समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं वो यूरेनियम 235 92, ये ईंधन है। प्लूटोनियम जो इस्तेमाल करते हैं वो प्लूटोनियम 239 94, ये ईंधन है। और थोरियम का जो इस्तेमाल करते हैं वो थोरियम 232 90, थोरियम 232 90, राइट। तो अब हम लोग आगे मिलेंगे, यानी कि कल छुट्टी है आपकी, परसों टेस्ट देंगे आप, और उसके बाद हम लोग इस यहीं से शुरू करेंगे, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम से। तो आज जल्दी छुट्टी, जाके तैयारी करेंगे, है ना। हाँ, तो जाइए, बढ़िया, मिलते हैं टेस्ट के बाद।